अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने नमाज से पहले हमने कुछ पॉइंट्स को कवर किया, ठीक है। उन पॉइंट्स में से सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था हैवानी खलियों की डेफिनेशन, फिर उसके बाद उनके अलग अलग किस्में, फिर उसके बाद हमने हर एक की प्रॉपर्टी देखा, हर एक की खसूसियात देखा, और हर एक का लोकेशन देखा, हर एक का फंक्शन देखा, हर एक का काम देखा ना। अब हम उसके आगे बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे आखिर जो हमने देखा था वो हमने कहा कि कुछ सुतूनी और कुछ मुकम्मनुमा जो खलियात होते हैं वो इखराज करते हैं, इफराज करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या कहते हैं, हुदूदी। और हुदूदी में भी हमने कहा कि एक तो यकल्बी हुदूद होगा, दूसरा कसीर कल्बी हुदूद होगा। और कसीर कल्बी हुदूद में भी हमने कहा कि दो टाइप होंगे, एक्सोक्राइन होगा, एंडोक्राइन होगा। एक्सोक्राइन मतलब जो अपना इफराज कहफे में करेंगे, नली में करेंगे, डक्ट में करेंगे, ठीक है। और जिनके पास डक्ट नहीं होती, नलियां नहीं होती, कोई कहफा नहीं होता, और वो अपना इफराज खून में शामिल करते हैं, और खून उनके इफराज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। वो जो इफराज है, वो जो इखराजी मादा है, उसको हार्मोन कहते हैं, ठीक है। यहां तक हमारी बात हुई थी। किसी को इसमें कोई डाउट है? किसी को कोई इश्यू है यहाँ पर? ठीक है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि जो मुरक्कब एपिथेलियम होते हैं, हमने कहा, आपको याद होगा कि हमने ये कहा कि जो एपिथेलियम होती है, क्या होती है? जो एपी जो एपिथेलियम होती है, वो एपिथेलियम में हमने कहा कि दो होती है। एक होती है जिसको हमने कहा सादा, और दूसरा जो होता है वो होता है मुरक्कब, ठीक है। तो सादा के मामले में हमने चार टाइप देखे, और अब हम बात करने वाले हैं मुरक्कब। मुरक्कब एपिथेलियम जो होती है, उस मुरक्कब एपिथेलियम में हमने कहा कि जो खलिए होती है, तो खलिए की एक से ज्यादा तहों एक से ज्यादा तहों से वो बनी होती है, एक से ज्यादा तह वहां पर होती है। इसलिए इसका, अब बहुत अहम है, इस बात को याद रखिए, इसका इसलिए इसके किरदार का इखराजी और इंजेजाब महदूद होता है। बहुत अहम है, इसको याद रखिए कि जो मुरक्कब होते हैं ये बहुत ही कम, ये बहुत इंजेजाब में और इखराज में इनका जो रोल है वो रोल बहुत महदूद है, बहुत लिमिटेड है। कैसा है? बहुत महदूद है, बहुत लिमिटेड है। तो इसको याद रखना हमेशा, मुरक्कब एपिथेलियम के अंदर इखराज इंजेजाब होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, होगा, बट कैसा होगा? महदूद होगा, बहुत लिमिटेड होगा। एग्जाम में इस पर पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके मामले में एक और बात याद रखिए कि इसका अहम काम क्या है? तो इसका जो अहम काम है वो है कीमियाई और मैकेनिकी खिंचाव। कीमियाई और मैकेनिकी का मतलब क्या है? मैकेनिकल और केमिकल। तो मैकेनिकल और केमिकल जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस, तो इस स्ट्रेस को यहां पर क्या बोला गया है? खिंचाव, तनाव के खिलाफ हिफाजत करता है। अब आप रास्ते से चल रहे हैं, आपको टक्कर लग गई, या कोई और प्रॉब्लम हो गया, या कुछ ऐसे केमिकल हो गए जो आपके बॉडी के ऊपर सिक्रीट होने लग गए, या वो बॉडी के आपके शामिल हो गए, तो अब आपकी बॉडी की, आपकी जिस्म की हिफाजत करने का काम कौन करता है? मुरक्कब एपिथेलियम। तो कीमियाई मादों से और साथ ही साथ मैकेनिकल, अगर कोई खिंचाव होता है, कोई स्ट्रेस होता है, कोई डिस्टर्बेंस होता है, कोई परेशानी होती है, उस वक्त हमारे जिस्म की हिफाजत करने का काम कौन करता है? मुरक्कब एपिथेलियम। फिर एक और चीज याद रखना जो बहुत अहम है, ये जिल्द की, यानी जो हमारी स्किन है, जो जिल्द है, उसकी सूखी सतह को ढकता है। क्या करता है? ये हमारे जिस्म की जो सूखी सतह है उसको ढकने का काम कौन करता है? मुरक्कब एपिथेलियम करता है। और इसके अलावा जो धाती कैफे की भीगी सतह, फेरिंग्स, लोआबी हुदूद और पेनक्रियाटिक हुदूद की नलकियों के अंदर की सतह को भी क्या करता है? ढकता है। अब यहाँ पर बहुत क्या है कि ये जो होगा जिल्द की सूखी सतह, इसी तरह से इसके अलावा धाती कैफे। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था?
دھاتی کیفے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے وہ کیفے جو منہ کے اندر ہے، تو یہاں دھاتی کیفے کے بجائے یہاں ہونا چاہیے تھا کیفے کی بھیگی سطح. کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیفے کی بھیگی سطح، یعنی موئسٹ اسکن کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ موئسٹ اسکن. جیسا ہمارا ماؤتھ ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے لعابی غدود والا، یعنی ہمارے ماؤتھ میں لعابی غدود ہوتا ہے، تو یہ بھیگی سطح کی بھی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. تو کہفے کی بھیگی سطح جس میں فیرنگس ہے، فیرنگس مطلب یہ والا حصہ ہمارا، ہم نے پڑھا ہوا ہے فیرنگس کیا ہوتا ہے، تو فیرنگس کا بھیگا ہوا حصہ. اسی طرح سے لعابی غدود کی جو دیوار ہے، اسی طرح سے پینکریا، وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ وہ جو دیوار ہوگی وہ موئسٹ ہوگی، بھیگی ہوئی ہوگی، تو ان کو یہ کیا کرتا ہے؟ ڈھکتا ہے. تو اندر بہت اہم چیز یاد رکھنا کہ ایک طرف یہ جلد کو باہر سے اور باقی کے جو اعضاء ہے ان کو اندر سے، باہر سے جو ہے وہ سوکھا ہوا ہے، اندر جو ہے وہ بھیگا ہوا ہے. تو بھیگی ہوئی سطح کو بھی یہ کیا کرتا ہے؟ اندر کی جانب میں کیا کرتا ہے؟ ڈھک کر رکھنے میں کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہاں پر وہ کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا کیمیائی مادوں سے اور میکینیکی سٹریس سے، میکینیکی کھینچاؤ سے، میکینیکی ڈیمیج سے وہ کیا کرے گا؟ اس کی حفاظت کر کے رکھے گا. مرکب ایپیتھیلیم کے معاملے میں بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ دانش، علیزہ، سہیل؟ اوکے، ٹھیک ہے. ناؤ یہ بہت اہم ہے بچوں، اب اس کو سمجھنا ہے ہم کو، یہ بہت اہم ہے. کیا پوائنٹ ہے؟ یہ ہے کہ جو ایپیتھیلیم ہے، ہم نے کہا کہ ایپیتھیلیم 4 ٹائپ کے، 4 الگ الگ قسمیں، اس میں مینلی ہم نے کہا کہ 3 ہے، اسکوائمس، کیوبوئڈل اور کولمنر. اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مرکب ایپیتھیلیم ہوتی ہے تو مرکب ایپیتھیلیم میں ایک سے زیادہ تہہ بنتی ہے. تو جب ایک سے زیادہ تہہ بنے گی، فار ایگزامپل یہ ایک تہہ ہے، یہ دوسری تہہ ہے، یہ تیسری تہہ ہے، یہ چوتھی تہہ ہے. ایسا کئی ساری تہہ ہو گئے. تو کیا ہوگا یہاں پر جو تہہ ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ ایپیتھیلیم میں سبھی خلیے بین القلوی مادے کے ذریعے باہم جڑے ہوتے ہیں. اب یہاں پر یہ آتا ہے کہ جب مرکب خلیوں کی ہم بات کریں گے تو اس میں جو تہہ ہے، ان تہہ کو جوڑنے کا کام کون کریں گے؟ ان تہہ کو جوڑنے کا کام بین القلوی مادے کریں گے. کون کریں گے ان کے درمیان؟ بین القلوی مادے. ٹھیک ہے، بین القلوی مادے. یہاں بین القلوی اسپیس کی بات نہیں ہو رہی ہے، بین القلوی جگہ کی بات نہیں ہو رہی، بین القلوی مادے ہوں گے جو ان کو ایک دوسرے سے کیا کریں گے؟ جوڑنے کی کوشش کریں گے. تقریباً سبھی جانوروں کے بافت، جتنے بھی جاندار ہیں ان سارے بافت میں کچھ مخصوص جنکشن، جنکشن کس کو کہتے ہیں ہم؟ جنکشن. جنکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا پوائنٹ، ایسا نقطہ جہاں پر دو چیزیں آ کے کیا ہوتی ہے؟ جڑتی ہے. دو چیزیں آ کے کیا ہو جاتی ہے؟ جڑتی ہے. یا جڑتی کی جگہ میں نے جوڑتی لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوتی ہے؟ جڑتی ہے. دو چیزیں آ کے کیا ہوتی ہے؟ جڑتی ہے. تب ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنکشن. تو کیا ہوتا ہے؟ ایک سے زیادہ تہہ آئے گی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں گی؟ جڑیں گی. تو مخصوص جنکشن اپنے انفرادی خلیوں میں فعلی اور ساختی رابطہ بنائے رکھے گا. فعلی مطلب فنکشنل، فعلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فنکشنل. اور ساختی کا مطلب کیا ہے؟ اسٹرکچرل. تو ان کے درمیان کا ہوگا اسٹرکچرل اور فنکشنل رابط بنے گا. اسٹرکچرل اور فنکشنل یعنی فعلی اور کام، فعلی اور ساختی، ان کے بیچ میں کیا بنیں گے؟ کچھ رابطے بنیں گے، کچھ جوائنٹ بنیں گے، کچھ جنکشن بنیں گے، کچھ جوڑ بنیں گے. ان کو کہا جاتا ہے جنکشن. اب یہاں پر کس طرح کے جنکشن ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر یاد رکھیے ایپیتھیلیم اور دوسری بافتوں میں، دیکھو اب یہاں پر ہے نا دو باتیں ہو رہی ہے. ایک ہو رہی ہے، ایک ایپیتھیلیم والی بافت ہو رہی ہے، دوسری بافتیں ہو رہی ہے. ابھی دوسری بافتیں کون ہیں؟ تو ہم جس کو کہہ رہے تھے نا عضلاتی
जिसको हम कहते हैं इत्तेसाली, जिसको हम कह रहे थे आसाबी। तो उन बाफ्तों में और इपिथेलियम में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, वो एक दूसरे से जुड़ेगी। तो जब वो जुड़ेगी तो कैसा जुड़ेगी, तो 3 तरह के खलवी जंक्शंस उनके बीच में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब ये 3 तरह के जंक्शन कौन कौन है, तो इन 3 तरह के जंक्शंस के नाम याद रखिए। सबसे पहला जंक्शन है, उसको कहा जाता है टाइट जंक्शन। क्या कहा जाता है इसको, टाइट जंक्शन। दूसरा जो जंक्शन है उसको कहा जाता है अडहेरिंग जंक्शन। क्या कहा जाता है इसको, अडहेरिंग जंक्शन। तीसरा जो जंक्शन होता है उसको कहा जाता है गैप जंक्शन। क्या कहा जाता है इसको, गैप जंक्शन। तो 3 तरह के जंक्शन होते हैं सारे खलियों में। अगर आप ये शक्ल देख रहे होगे तो इस शक्ल के दरमियान में देखिए ये है टाइट जंक्शन, जिसने इस सेल को टाइटली मजबूती से जोड़ के रखा हुआ है। एडहेरेंस जंक्शन का मतलब क्या है, उनके बीच में ये जो जोड़ है, ऐसा जोड़ है जो उनको एक दूसरे के साथ अटैच करके रखेगा, जोड़ के रखेगा, चिपका के रखेगा। और तीसरा जंक्शन है जिसको कहते हैं गैप जंक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों भी एक दूसरे से बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे की चीजों को समझेंगे। एक और जंक्शन है जिसको डेस्मोसोम कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको मेंशन नहीं किया, इसलिए हम सिर्फ 3 की बात करने वाले ना। सवाल ये आता है कि इनको टाइट क्यों कहते हैं, इनको एडहेरिंग क्यों कहते हैं, इनको गैप क्यों कहते हैं। तो एक बात याद रखिए, जो टाइट जंक्शन होता है, तो ये टाइट जंक्शन मदद करता है, किसमें मदद करता है, चीजों को बाफ्तों के चारों तरफ से बाहर निकलने से रोकने का। क्या होगा, ये जो टाइट जंक्शन, ये टाइट जंक्शन क्या करेगा, ये टाइट जंक्शन ऐसा काम करेगा जिसके जरिए से कोई भी मॉलिक्यूल उस दीवार को पास नहीं कर सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है टाइट। तो किसी भी चीज को बाफ्तों की चारों तरफ से जाने से रोकने का काम करेगा, वो कौन करेगा, टाइट जंक्शन। दूसरा यहां पर होता है एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन क्या करते हैं, एडहेरिंग जंक्शन ये खलियों को एक साथ बनाए रखने में मदद करते हैं। अब खलियों को एक साथ बनाए रखने का मतलब कैसा होता है, तो हमारी घर की दीवार है, उसके अंदर सारी ईंटें हैं, वो सारी ईंटें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ बनी हुई है, जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई को यहाँ पर बोला गया है बनाए रखना। मतलब यहाँ पर ये जो एडहेरिंग जंक्शन है, इट एक्ट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल। कौन सा रोल प्ले कर रहा है ये, सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो दो चीजों को जोड़ के रखता है, उनको बना के रखता है, उनके रिलेशन को कायम करके रखता है। तीसरा जंक्शन है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या होता है, ये जो गैप जंक्शन है ये एक साथ जुड़े खलिए के साइटोप्लाज्म, किसको, साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म क्या होता है, कैसा होता है, क्या करता है, हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म को जोड़ने के साथ साथ खलिए में एक दूसरे के दरमियान चीजों को आने जाने में क्या करता है, मदद करता है। यानी ये जो खलिया है, इसमें से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से खलियों के अंदर क्या होगी, चीजें शेयर होंगी, एक दूसरे के साथ आना जाना होगा, लेना देना होगा। तो ये जो होगा ये किसके जरिए होगा, गैप जंक्शन। याद रखिए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो बर्फ पारे हैं वो छोटे साल में, बर्फ पारे मतलब आयंस, बर्फ पारों को क्या कहा जाता है, आयन। जैसा हम बोलते हैं ना सोडियम आयन, हम कहते हैं पोटेशियम आयन, हम कहते हैं क्लोराइड आयन। आयन मतलब जिसके ऊपर चार्ज होगा, तो उसको कहते हैं बर्फ। बर्फ पारे छोटे साल में और कुछ बड़े साल में का आना जाना क्या होता है, वहां से होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, अगर यहाँ पर पोटेशियम है तो पोटेशियम यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। इस तरह का काम कौन करेगा, उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाने का काम कौन करेगा, गैप जंक्शन। तो ये बहुत अहम है, इसको आपने घर पे लिखना है बाज़ाब्तगी के साथ कि जो कंपाउंड एपिथेलियम होती है वहां पर जो तह होती है उनको जोड़ने का काम 3 जंक्शन करते हैं। एक को कहा जाता है टाइट जंक्शन यानी मजबूत जोड़,
अडहेरिंग जंक्शन मतलब चिपकाने वाला जोड़, गैप जंक्शन मतलब बात करवाने वाला, कम्युनिकेशन करवाने वाला, एक दूसरे के साथ मवासलात करवाने वाला जंक्शन उसको कहा जाता है गैप जंक्शन। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाअल्लाह कल जब हम बात करेंगे तो कल हम यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट को देखेंगे। उन कंसेप्ट में हम इत्तेसाली बाब देखेंगे, उसके बाद उनके अलग अलग टाइप देखेंगे, उसके बाद उज़लाती बाब देखेंगे, और उज़लाती बाब के बाद असबी बाब देखेंगे। इस तरह से मेरी कोशिश ये रहेगी कि कल ये पूरा सबक हमारा मुकम्मल हो जाए, ये तकमील को पहुंच जाए। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कल ये, तो आपको करना क्या है बच्चों, कि आपके लिए बहुत अहम है, ये काम मेरा खत्म हो रहा है, आपका शुरू हो रहा है। आपको रात में बैठ के इसको रीड करना है, सुबह में उठने के बाद फिर एक बार रीड करना है। जब तक आप इसको 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। खास करके वो लोग जिन्होंने इसको पहले कभी नहीं पढ़ा, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इसको बार बार पढ़े, बार बार रीड करें। जहां पर अल्फाज आपको नहीं समझ में आ रहे हो उनको लिखे, उनको मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करें। फिर साथ ही साथ ये कि इंशाल्लाह ये जो बैच है आपकी, तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चे इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको एक और बैच स्टार्ट करना है, क्योंकि एग्जाम करीब है, 30-35 दिन है, तो उसमें एक और बैच हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों से खास गुजारिश है कि आपके साथ जो दूसरे बच्चे हैं उनको बताइए कि एक और नई बैच हमारी स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्द उसका अनाउंसमेंट वगैरह हो जाएगा, तो आप उनको बताइए। साथ ही साथ ये है कि वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के, लेकिन वो 10वीं से उर्दू में थे, उनको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहे, तो ऐसे बच्चे जो है जो कहीं और पढ़ रहे हैं, अगर उनको लगता है कि वो यहाँ पर मेरी जो लेक्चर हो रहा है, मेरी जो बात हो रही है, मेरा पढ़ाने का जो अंदाज है, अगर उनको समझ में आ रहा है, तो उनको कहिए कि एडमिशन उनके लिए भी है। अगर वो कोशिश करेंगे तो मैं यहाँ पर जिस तरह से आपके सामने वर्ड्स को उर्दू में, इंग्लिश में, दोनों भी अंदाज में समझाता हूँ, तो उनके लिए वो मददगार साबित हो सकता है। तो उनसे कहिए कि वो भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह कल फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।